उसके नाम पर आपका होता है, क्या कहते हैं उस फिल्म का नाम और कैरेक्टर का नाम जब सेम हो तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोलते हैं इपोनिमस टेक्स्ट, EPONYMOUS, इपोनिमस टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे हैमलेट है, जैसे मकबेथ है, जैसे ओथेलो है, ठीक। तो ये सारे जो किरदार हैं उन्हीं के नाम पे, जैसे अगर आपका मेन जो टेक्स्ट है ड्रामा हो गया, प्ले हो गया, है ना, या तो उसको इपोनिमस टेक्स्ट बोलते हैं। खैर, तो उसमें से एक मतलब हैमलेट का एक मतलब होता है पूर्वा। जैसे आप जो गांव होता है ना तो उसको भी एक हैमलेट बोलते हैं, ठीक। तो हैमलेट विद स्मॉल एच, अगर आप कैपिटल करेंगे तो वो प्ले का नाम होगा, वो भी अगर आप इटैलिक्स करेंगे तो। और तो ये यहाँ पे क्या है बेसिकली, टॉमस ग्रे, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अनसंग हीरोज होते हैं या जिनकी लाइफ अनइवेंटफुल है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रे का जो कंपैशन है अपने रूट फोर फादर्स को लेकर, है ना, जो उनके इससे पहले जो उनके फोर फादर्स जो रहे उनके हैमलेट में, हैमलेट विद स्मॉल एच विच मीन्स जो उनका कंट्री साइड है, जो उनका विलेज है, और उनकी जो सिंपल और अनइवेंटफुल लाइफ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनका सिंपल और अनइवेंटफुल लाइफ रहा है, ठीक, तो दैट इज बेसिकली द इंस्पिरेशन बिहाइंड राइटिंग दिस पर्टिकुलर पोम, ठीक। तो ये टॉमस ग्रे का जो कंपैशन था कि ये जो अनसंग हीरोज हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ बहुत ही सिंपल और अनइवेंटफुल तरीके से करी है, तो उसको कहीं ना कहीं ही वांटेड टू पेन डाउन, राइट, ही वांटेड टू राइट दिस। तो ग्रे ग्रे का माइंड जो है, ग्रे का माइंड आप देख सकते हैं, इट मस्ट हैव बीन फिल्ड, राइट, कुछ हेवियर और बहुत सारे वाइटल फिलोसॉफिकल इश्यूज से। जैसे फिलॉसफी को आप कहते हैं फलसफा, ठीक है। तो वे ऑफ लाइफ जो है या जो आपका फिलॉसफी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स जिसका मतलब होता है लव फॉर विजडम, ठीक। तो जीवन का फलसफा, ये जो लाइफ की जो फिलॉसफी है उसको लेकर, या जो इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, दो ही चीज इनएविटेबल, जैसे जब इनएविटेबल मतलब विच इज बाउंड टू कम, विच इज लाइकली टू हैपन, मतलब नथिंग ऑन अर्थ कैन डेटर इट, ठीक है। कोई उसको वो नहीं कर सकता है, ना पोस्टपोन कर सकता है, ना उसको कोई वो कर सकता है कि अपनी जगह से वो ना हो, है ना। ऐसा कोई इवेंट जो कि होकर ही मानेगा, होकर ही रहेगा, उसको इनएविटेबल कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे डेथ जो है वो इनएविटेबल है, विच यू थिंक विच इज बाउंड टू कम, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इस पोएम के अंदर आपने बहुत सारे वाइटल जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल इसेंशियल फिलोसॉफिकल इश्यूज भी हैं, ठीक है। आपको मजा आएगा, थोड़ा पोएम को आपको एक हायर प्लेन से अप्रिशिएट करने को मौका मिलेगा, व्हेन यू विल बी एबल टू reconcile, when you will be able to understand the philosophy of टॉमस ग्रे, है ना। और दूसरी तरफ क्या है, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कहने का मतलब जो चीज होकर ही रहेगी, जो चीज आनी ही आनी है। तो ये जो इनएविटेबल आर होगा, यानी, है ना, वो एक आखिरी घड़ी, वो एक आखिरी क्षण जहां पर जब आप जा रहे हैं, यानी व्हेन यू आर अबाउट टू पास, ठीक है, जब आपका फाइनल जो आपके मोमेंट्स हैं वो। तो ये कह रहा है कि जैसे उसमें आपने पढ़ा है ना टॉमस, उसमें पोयम में आपने पढ़ा मैकफ्लेक्नोई में, मैकफ्लेक्नोई मैंने आपको इधर पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, आई थिंक ये मेरे को असाइन नहीं था। हाँ, मैकफ्लेक्नोई में आपने देखा होगा ना स्टार्टिंग में, दैट ऑल मॉर्टल मेन शुड ओबे, है ना। तो कह रहा है व्हेन डेथ मस्ट कम ऑल मोनार्क्स मस्ट ओबे। ओपनिंग लाइंस ही यही है। ओपनिंग लाइंस में कहता है कि चाहे जितना बड़ा राजा महाराजा महाराजाधिराज कोई भी हो, लेकिन जब मृत्यु का बुलावा हो, व्हेन डेथ समन्स, है ना, मोनार्क्स मस्ट ओबे, ऐसे करके है कुछ आगे पीछे। तो उसमें कहता है जब डेथ का कॉल आएगा, मतलब जब वो बुलाती है, जब मृत्यु की पुकार होगी, जब मौत आपको बुलाती है, तब चाहे कितना भी कोई भी बड़ा, कितना भी स्टेटस में हायर हो, लेकिन उसको उसकी बात सुननी ही पड़ती है, ठीक। तो वो एक आखिरी इनएविटेबल आर जहां पर व्हेन देयर इज एवरीवन एंड फॉर एवरीथिंग, है ना, यहाँ पे वेट्स, ओके, सारे लोग यहाँ पे क्या है ना कि आपको हर एक चीज और हर एक लोग वो आपके आसपास रहे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस समय चाहे वेल्थ की, दौलत, शोहरत, है ना, वेल्थ की बात करें, फेम की बात करें, प्राइड की बात करें, कुछ भी कह लें, ये सारा कुछ इट कैन नॉट एस्केप डेथ। कितने भी आप
दौलत वाले हों, पैसे वाले हों, कितने भी आपका नाम हो, कितनी भी आपकी शोहरत हो, कितना भी आपका रुतबा हो, कितनी भी आपकी बुलंदी हो, लेकिन ये सारा कुछ, इवन दिस कैन नॉट एस्केप डेथ। ठीक है, यानी कि, और आपने जैसे अगर किसी को यहाँ पे एक्सपीरियंस है घाट पे जाने का, तो आपने देखा होगा कि वहां पे आपको लगता है कि आजीवन जो है, पूरा लाइफ लॉन्ग लोग क्यों लड़ते रहते हैं कि सारा कुछ ये देखिए आके इस तरीके से इट इज रिड्यूस टू सिफर्स, एकदम ये एशेस इट इज, है ना। तो कह रहे हैं कि इस चीज को लेते हुए कि चाहे वेल्थ की बात करें, प्राइड की बात करें, फेम की बात करें, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, कहता है नथिंग कैन एस्केप डेथ। और इसी वेन में वहां पे पोएट शैडवेल वाली जो पोएम थी ड्राइडन में, वहां पे भी वही बात कही गई है कि व्हेन डेथ समन्स ऑल मोनार्क्स मस्ट ओबे करके, राइट। तो कनेक्शन है, आप देख सकते हैं। तो इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ के बारे में और फिलोसॉफिकल इश्यूज जो है उसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। जैसे पोएम के अंदर से कुछ एक्सप्रेशंस या जो वर्ड्स हैं, फ्लैटरी कैन नॉट सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, है ना। ये बोल रहा है कि फ्लैटरी कैन नॉट सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। जैसे स्टोरीड अन बोला है, एनिमेटेड बस्ट बोला है, तो ऑल ऑफ दीज दे फेल टू गिव बैक लाइफ टू द डेड मैन, राइट। तो ये जो डिसइल्यूजन है ना, ये जो प्लॉजिबिलिटी है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इट कैन बी द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रेट पोएम। ठीक है, तो इसके पीछे यही प्रेरणा, यही इंस्पिरेशन है कि जब ग्रे ने ये पोएम अटेम्प्ट करी है। ठीक, एंड yeah, so he says that he kept when it comes to the origin of the poem, he kept to himself, right. जो दूसरे causes हो सकते हैं इसके advance करने में, जैसे there is a critic named Professor Tovey, Tovey, okay, he is more than convinced जब ग्रे कंपोज करते हैं ये एलेजी को in order to honor कम्बरलैंड। ठीक है, कम्बरलैंड एक द कैप्टन जनरल है ब्रिटिश आर्मी के, ओके, हु हैड क्वेल्ड द ट्रेचरस प्लॉट ऑफ प्रिंस चार्ली एंड 45 टू ओवरथ्रो द रूल ऑफ किंग जॉर्ज। तो एक अकाउंट है, वहीं ये प्रोफेसर टोवी का मानना है। उसी तरफ दूसरी एक अकाउंट है कि प्रोफेसर न्यूमन जो है इस एनालिसिस को काफी सिग्निफिकेंट कहते हैं व्हेन ही सेज दैट वन वर्जन एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिन टू द डेथ ऑफ ग्रेज आंट। ठीक है, तो ये एलिजी क्यों लिखी? एलिजी इस जैसे आपने सोनेट एक पोएम पढ़ी, एक पोएम का स्ट्रक्चर यानी एक पोएम का फॉर्म पढ़ा कि अगर जैसे एक पर्टिकुलर प्रोपोजिशन होगा, एक स्टेटमेंट होगा, फिर उसको डेवलप करते हैं और फिर फाइनल कंक्लूजन करते हैं। अगर ये 14 लाइन की पोएम है जिसका एक नीटली आउटलाइंड, एक नीटली डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, या तो वो 8 + 6 14 करके होगा, या फिर आपका 3 क्वार्टरेन एक कपलेट के तौर पे होगा, या जो भी उसके वेरिएशंस हैं, यानी जो आपका बेसिकली शेक्सपियरियन सोनेट या फिर आपका पेट्रार्कन सोनेट जो है। ठीक, तो उसको लेकर ये चीजें हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे कह रहा है कि एलिजी क्या है। तो एलिजी सपोज आपका कोई जब है ना, तो ऑन द पासिंग ऑफ समवन, है ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लाइफ एंड टाइम्स को और उसको कॉमेमोरेट करने के लिए यू राइट एन एलिजी। ठीक, तो वो आप एक जो सॉरो है, जो ग्रीफ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कभी कभी वो बहुत ही पर्सनल टोन लेता है, कभी कभी बहुत इम्पर्सनल टोन लेता है। जैसे इन W.H. ऑर्डन ने एक एलिजी लिखी है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। तो विलियम बटलर येट्स जो आपके बहुत सेलिब्रेटेड पोएट है, जब वो नहीं रहे, उसी तरीके से एक पोएट है अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमन, तो उन्होंने एक एलिजी लिखी है व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, राइट। तो वो अब्राहम लिंकन के ऊपर है, एंड वहां पे उसको देखते हो। और बहुत सारे और भी हैं, जैसे इन मेमोरियम हो गया, है ना। तो कभी नियर एंड डियर वंस गए हैं, यानी फ्रेंड गया है, कोई और गया है, तो ये उन लोगों को एक ट्रिब्यूट के तौर पे और एक आपको ये
देखने के तरीके से, और ये लिटरेचर में काफी बार यूज होता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये उनके लिए था, यानी कम्बरलैंड को ऑनर करने के लिए। कुछ लोगों का मानना है, दूसरे वर्जन्स ये बताते हैं कि ग्रे की जो आंट थी, जब वो नहीं रही तो ग्रे ने ये एलेजी लिखी होगी, ठीक है। और दूसरी एक प्लॉजिबिलिटी ये भी निकल के आती है कि इनके एक अंकल थे, और उनके अंकल का नाम था अंकल रॉजर्स, ठीक है। तो रॉजर्स, जैसे आंट को बताया वैसे ही कुछ लोगों ने बताया कि अंकल रॉजर्स थे, उनके उस पे जो है इट वाज इन्वेंटेड, राइट। देन फिर एक क्रिटिक है विलियम मेसन। तो विलियम मेसन क्या कहते हैं कि ये जो कॉम्पोजिशन है एलिजी का, ये तकरीबन शुरू हुआ आपका 1742 के आसपास, ठीक है, 1742 के आसपास शुरू हुआ, जहां जिस दौरान क्या था, ग्रे के जो डियरेस्ट फ्रेंड थे रिचमंड वेस्ट, सॉरी रिचर्ड वेस्ट, ठीक है, तो उनके डियरेस्ट फ्रेंड थे रिचर्ड वेस्ट, वो नहीं रहे। तो कह रहे हैं कि ये एनालिसिस जो है इस पर्टिकुलर रीजन के काफी क्लोज है, क्योंकि वही वो एक टाइम था जब वो पोएम कंपोज कर रहे थे या वो लिख रहे थे, व्हेन ही वाज राइटिंग दिस। और उसी के दौरान ये इधर आपका उसके डियरेस्ट फ्रेंड जो था, दैट वाज रिचर्ड वेस्ट, ही पास्ड अवे और ही डाइड। तो क्या क्या कंजेक्चर्स हैं या क्या क्या प्लॉजिबिलिटी बताई? एक ये हो सकता है कि कम्बरलैंड को ऑनर करने के लिए, दूसरा बताया कि आंट नहीं रही होंगी, फिर तीसरा बताया अंकल रॉजर्स नहीं रहे होंगे, और सबसे लास्ट में जो कह रहे हैं रिचर्ड वेस्ट जो है, उनके जो डियरेस्ट फ्रेंड हैं, ही मस्ट हैव डाइड। तो उसको लेकर कह रहे हैं कि ये काफी एक क्लोजेस्ट रीजन बनता है कि इस एलिजी को कंपोज करने का, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये, कोई भी लिटरेचर, कोई साहित्य जो होगा, अगर देखिए क्या होता है कि वो एक, सपोज मैंने लिखा तो एक घर अपना खुद को सूट करने के लिए लिखा, फिर एक आपका घर का फैमिली के तौर पे हो गया, फिर आपका कॉलोनी हो गया, फिर आपका सोसाइटी हो गया, यानी लोकल उसको केटर कर रहे हैं, फिर आपका एक नेशनल हो गया, फिर इंटरनेशनल हो गया, और फिर एक और उससे ऊपर, क्योंकि जो भी बाउंड्रीज होंगी वो एक लिमिटेड टाइम तक ही ऑपरेशनल होगी या लिमिटेड टाइम तक ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं जो कि कुछ समय में आपके आसपास के लोग ही अप्रिशिएट करते हैं, या नेशनल लेवल पे करते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, तो देयर वुड बी अ टाइम कि उसकी एक लिमिट जब वो कन्फाइंड है और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, देयर इज समथिंग विच इज नोन एज द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सलिज्म। कहने का मतलब विच इज ट्रू टू द प्रेजेंट एज ऑल्सो एंड एजेस टू कम। इसीलिए वो चीज मरती नहीं है, इसीलिए वो जो टाइमलेसनेस होती है, जो उसकी टाइमलेस अपील है किसी एक पीस की, है ना, तो वो हमेशा बनी रहती है। तो वो जो एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सलिज्म है, या जो पोइट्री के अंदर ये जो यूनिवर्सल होने की जो बात है, यानी अगर ये सिर्फ अपने दोस्त के लिए लिखा होता या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए लिखा होता, तो शायद इस तरीके से आप अभी नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन उसके अंदर होता है कि कुछ बात तो करी है, लेकिन वो बात पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करती है, क्योंकि डेथ के बारे में जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सब लिखते हैं, बस उसका ट्रीटमेंट जो होता है हर पोएट का अलग अलग होता है। तो सब्जेक्ट मैटर तो वही है, यानी लव के बारे में वही है, जेलसी वही है, डेथ वही है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो लिटरेचर में हमेशा लिखे जाते हैं, उनको बोलते हैं फ्लड सब्जेक्ट्स, क्योंकि जैसे फ्लड का आप जानते हैं नेचर रेकरेंट इन नेचर होता है। कहने का मतलब हर बार वो ईयर आफ्टर ईयर या एक आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो आती है और फिर आती है, फिर आती है। तो उसी तरीके से जैसे शेक्सपियर ने भी लिखा ट्रू लव के बारे में, उसी के बाद आप आ जाइए जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं, उनके बाद आते हैं, उन्होंने प्रेजेंट इन एब्सेंस लिखा। उसी तरीके से तब से लेके आज तक का सब लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लड सब्जेक्ट हुआ। उसी तरीके से जो डेथ को लेकर है, जो डेथ की कंसर्न्स है, या जो उसके इनएविटेबिलिटी, जो उसका टेम्परामेंट है, या जो उसका एक टेक्सचर है, उसके बारे में बात करना जो है ये यहाँ पर है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस। अब तो 1742 के आसपास जब उन्होंने ये लिखना शुरू किया था। फिर आगे की क्या बातचीत है,
कुछ क्रिटिक्स क्या फील करते हैं कि ये जो एलिजी है इट वाज रिटन इन 1746, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की डेथ को फिर से बताया गया है। एक था आपका किंग ऑफ स्पेन और दूसरा है किंग ऑफ फ्रांस। सो दे वर कंडोल्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, तो उनकी कंडोलेंस हुई थी। तो ये जो किंग ऑफ स्पेन है, किंग ऑफ फ्रांस है, 1746 की बात हो रही है कि ये लोग नहीं रहते, ठीक। तो न्यूमन, जो मैंने अभी पहले नाम बताया था, प्रोफेसर न्यूमन, तो ही कंटिन्यूज इज एनालिसिस और रिमार्क करते हैं कि ये सारी चीजें जो है ना, ऑल दीज थिंग्स occurring just before a visit to Stoke might well seem ample cause for the elegy। तो इस तरीके से आई थिंक न्यूमरस जितने लोग हैं वो सब अलग अलग चीजें बता रहे हैं, और ये होता है कि काफी ज्यादा जो बता रहे हैं किससे क्या मैच करेगा वो आपको देखना होगा। और हाँ, लेकिन ग्रे जो है उन्होंने स्टोक छोड़ दिया था, तो रेबल लॉर्ड जो थे दे वर फाइनली एग्जीक्यूटेड एट नून 1746 को। तो द न्यूज मस्ट हैव रीच्ड ग्रे बाय इवनिंग। कह रहे हैं कि अगर वो मर भी गए थे तो उसकी खबर भी उनको शाम तक पहुंची होगी, 8 PM के आसपास, और कर्फ्यू साउंडेड एंड ही वाज बाउंड टू थिंक दैट इट इज डबली अ नेल फॉर ब्रेव डे एंड ब्रेवर मेन। सो ये मतलब बहरहाल आप एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट सोच सकते हैं, यानी इसको ऐसे देख सकते हैं कि सिर्फ हम एक लोग के बारे में क्यों कहें, इट वुड हैव बीन अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी इतने सारे अकरेंसेस जो हैं, इतनी सारी हैपनिंग्स जो हैं, उन सबको एक कनेक्टिंग थ्रेड लेते हुए, क्योंकि सारे लोग ही दे पास्ट, और व्हेन दे पास्ट तो उनका ये जो एलिजियाक जो चीज है, ये जो एलिजी लिखना है, तो ये टॉमस ग्रे ने अटेम्प्ट किया होगा। और इन सारे लोगों के जो कंक्लूसिव, जो आपका फाइनल, और जो आपका जो एक कहते हैं कि सारे को जो निचोड़ कर एक उसमें पोएम में अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आपके सामने आती है, ठीक। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जितने भी सैड इवेंट्स आपका एक के बाद हुए हैं, चाहे आप आंट सारा ग्रे की बात करें, तो आंट का नाम था सारा ग्रे, SARAHGRAY। तो आंट जो थी वो सारा ग्रे थी। या फिर आप बात करें है ना, हो सकता उस इवेंट ने उन्हें कंपेल किया हो कि इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ पे आप रिफ्लेक्ट करें कि क्या है। या फिर जैसे दो लोग हैं, उन्होंने बहुत केयरफुली इसको एग्जामिन या केयरफुली स्टडी किया है, उनके नाम है टोइनबी एंड विबली। सो टोइनबी इज TOYNBEE और विबली जो है WHIBLEY। तो टोइनबी और विबली जो है उन्होंने इस एविडेंस को बहुत केयरफुली स्टडी किया है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द रेबल लॉर्ड्स। तो ये उसको लेकर है, तो वो मानते हैं कि शायद ये एक क्रूशियल एलिमेंट हो सकता है इस एलिजी के ओरिजिन का। तो कुछ लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो 1745 या 46 को डेट ऑफ ओरिजिन मानते हैं इस पर्टिकुलर पोएम का, ठीक है। या कुछ लोग अगर देखना चाहें रिचर्ड वेस्ट को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तो वो कहीं ना कहीं एक एपिटैफ में लिखा हुआ है, यूथ टू फॉर्च्यून एंड टू फेम अननोन, है ना। ये एक अर्लियर डेट है जो कि बताती है कि 1742 में वेस्ट की डेथ हुई थी, राइट। सो और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे रेबल लॉर्ड्स का जो ट्रायल था वो भी एक इवेंट है। तो ये सारा कुछ प्रेफरेबली आपका है ना। तो ये हैमंड की एक क्वार्ट्रेन एलिजीज थी, वो भी उनके दिमाग में रही होगी, जो उन्होंने पढ़ी होगी। तो ये सारी, इतनी सारी जो इसकी डिटेलिंग है, या इतनी सारी जो इसका बैकड्रॉप है, ये हो सकता है इन सारे लोगों की बातचीत हो सकती है। वैसे ग्रे को देखा जाए तो वो बाय टेम्परामेंट ही वाज वेरी कोल्ड, है ना, कि टू बी मूव्ड बाय अ वर्ड्स, कि कहीं से कुछ पढ़ लिया हो तो उससे बहुत ज्यादा वो इमोशनल या बहुत ज्यादा मूव करें या मूव हो जाए, है ना। तो ये थोड़ा कम था, या बिकॉज ही वाज कोल्ड बाय टेम्परामेंट। और तो उनको जब तक, जैसे कोई होता है ना कि ऐसे नॉर्मल से उत्सुक नहीं, जब तक आप उसको झकझोर ना दें, जब तक आप उसको बिल्कुल समथिंग विच हिट्स हिम, तब तक उनको वो उस तरीके से वो मूव नहीं होंगे। तो एक कहीं ना कहीं ये जो बेल रिक्वायर्ड थी विच कुड हिट हिम हार्ड, राइट, इससे पहले कि वो एक म्यूजिकल टोन देता, तो ये हार्ड ब्लोज कहीं ना कहीं इनको रहे होंगे लाइफ में। और है ना, और ये जो इमेंस जो नेशनल स्टर है, या आप फोकस करें जैसे लंदन की बात करते हैं, और
नेचर की बात करते हैं, या फिर आप बात करते हैं कि फ्रेंड्स की जो अर्जेंसी होती है, या फिर बात करते हैं कि ये जो सिंपैथी है, पब्लिक में जो सिंपैथाइज करने का जो चीज है, तो ये सारा कुछ आप पोएम के अंदर अलग अलग शेड में आप देखेंगे। तो प्रिंस चार्ली का जो जैसे कह रहे हैं ना कि बहुत हार्ड ब्लो कुछ रहा होगा, तभी इन्होंने शायद रहा। तो प्रिंस चार्ली और ये जो 45 अदर रेबल लॉर्ड्स हैं, तो उन्होंने दे ट्राइड वेस्टमिंस्टर हॉल, है ना। ग्रे वॉज देयर विद हिज फ्रेंड वॉलपोल, उसका फ्रेंड का नाम था वॉलपोल। तो ये एक हिस्टोरिक ट्रायल है। ट्रायल, इस हिस्टोरिक ट्रायल में वॉलपोल जो था वो सोलेम और सिग्निफिकेंट, जहां पे आई रीड फ्रॉम द book, I am to this moment come from the conclusion of the greatest and most melancholy scene I ever yet saw. You will guess it was the trial of the rebel lords, as it was the most interesting sight. It was the most solemn and fine. A coronation is a puppet show, and all the splendor of it idle, but this sight at once feasted one's eyes and engaged all one's passions. It began last Monday. 3 parts of Westminster Hall were enclosed with galleries and hung with scarlet, and the whole ceremony was conducted with the most awful solemnity and decency. है ना? So ये सारा कुछ, ये जो ट्रायल था, इस ट्रायल की वजह से ग्रे वुड ऑल्सो हैव बीन शेकन अ लॉट। मैंने कहा था ना कि ये एक ऐसे इतना, बिकॉज ही वाज सो कोल्ड बाय टेम्परामेंट कि कोई नॉर्मल चीज उनको मूव नहीं कर सकती थी अनलेस जब तक कुछ हार्ड ब्लो ना हो, समथिंग विच हिट्स हिम रियल हार्ड, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये ट्रायल के बाद में ही मस्ट हैव बीन शेकन, and he must have began reflecting upon the futility of all glories। जैसे पोएम के अंदर बहुत सेलिब्रेटेड लाइंस हैं, बहुत इसका 4-4 लाइन करके, ये 2-2 लाइन करके, ये इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे कॉमन यूज में आ चुके हैं, या अगर आप जो भी लिटरेचर पढ़ने वाले हैं उनको अमूमन इस पोएम के बहुत सारे स्टैंजास जो है वो मेमोराइज्ड होते ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत कम में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बातें जब आपको देखनी है तो एक पोएम के अंदर आपको लगभग बहुत चीजें मिल जाती हैं। आप भी इसमें से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और अब तक अगर आप बीए स्टूडेंट में हैं तो कम से कम बीए की एक पोएम तो आप मेमोराइज कर ही लीजिए। कोई आपसे कहेगा आपने बीए किया है इंग्लिश लिटरेचर में, अच्छा कुछ पोएम सुनाइए, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा जब आप एक लाइन भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कोई छोटी पोएम, बड़ी पोएम, 1 स्टैंजा 2 स्टैंजा, जितना भी आप कर सके बस मेमोराइज कर लीजिए और उसे रिसाइट करिए, रिसाइट करके उसको बेहतर करने की कोशिश करिए। और सिर्फ एक ही क्यों, जो लोग जिनको अच्छा लगता है, जिनका मन लगता है, वो आगे भी बढ़े, सिर्फ एक से क्यों संतुष्ट होंगे, पढ़ते रहिए। और तो ये फ्यूटिलिटी की, यानी जितनी शानो शौकत है, यानी सारा कुछ तो एक दिन खत्म हो जाना है, साथ में तो कुछ भी नहीं जाना है। तो इन सारी जो ग्लोरीज के ऊपर आप लोग साल दर साल और उम्र ताउम्र जो है उस पे जिसपे आप दम्भ भरते हैं, यानी जिसके ऊपर आप यू फील वेरी सेंस ऑफ प्राइड कि भैया यही सब कुछ है, ठीक है। तो वो सारा कुछ आप देखते हैं, इट इज रिड्यूस टू एशेज, और या इट इज रिड्यूस टू सिफर्स, एकदम जीरो हो जाता है। तो वेस्ट का जो वर्सेस है कैरोलाइन की जो डेथ पे, डेफिनेटली उसको फ्लैश किया होगा। अब ये जो वेस्ट की जो लाइंस हैं कैरोलाइन की डेथ को लेकर, मैं उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद में आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको लाइन टू लाइन कर सकेंगे। और ये है me, what boots us all our boasted power, our golden treasure, and our purple state? They cannot ward the inevitable hour, nor stay the fearful violence of fate। ठीक है, तो डेस्टिनी, फेट जो है आपका, डेस्टिनी कह लीजिए, या कभी आप इसको बोलते हैं रोल ऑफ चांस, ठीक है, या कभी कभी आप इसको बोलते हैं, टॉमस ग्रे की एक नॉवेल है टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल, टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल में उसको प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स एंड में बोलते हैं, है ना, कि जो फेट का, डेस्टिनी का, जो चांस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, उसके सामने आप नहीं कर सकते कुछ। तो ये था एक बेसिक आपको ओवरव्यू कहने की बातें कि क्या है इसेंशियली इसके
अंदर। बाकी तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन तो इसमें होएगा ही, लेकिन मुझे लगता है इसमें देखिए मैं लाइन टू लाइन करूंगा, उसके बाद फिर इसमें मैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में 1 या 2 महीना ले सकता है। आई थिंक न्यूज ये थी शायद 15 फरवरी तक अब आपका जो है वो ऑनलाइन हो गया है। आप लोग दूसरी क्लासेस भी कर रहे हैं या सिर्फ इस क्लास में आते हैं, कैसा फॉर्मेट है आपका बताइए। हम्म क्लासेस भी करते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप फ्री हैं और आपको अपॉर्चुनिटी है तो आपको कर लेना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ आपको जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज हमने कर ली है तो उसके बाद फिर स्कोप रहता नहीं है कि कहीं भी आप जाएं तो कुछ और क्या डिफरेंट मिलेगा। सिमिली। शुभम आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या क्या डिफरेंस पूछा था किसके बीच में, क्या कंफ्यूजन था, आपने क्वेश्चन पोस्ट किया था शुभम है। सर नहीं है शुभम। शुभम नहीं है, अच्छा तो फिर जवाब भी देंगे तो उसको क्या मतलब होगा। अच्छा। हम्म ठीक है, अब एलिजीज के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं या बहुत तरीके से उसके टाइप्स होते हैं। एलिजी को तो अब अभी डिटेल में अभी नहीं कर रहे हैं। एंड कितना टाइम है, चलो कुछ डिटेलिंग। एपिटैफ जानते हैं क्या होता है एपिटैफ? ये देखो आ गए सिमिली और ऑक्सीमोरॉन। अच्छा, यही पहले हम एंटरटेन कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा काफी टाइम। सिमिली तो आप बहुत सिंपल जानते हैं शुभम कि देखिए जब ए और ए का कंपैरिजन होगा, यानी आपको कहें कि यू आर एज हार्ड वर्किंग एज योर फादर, ठीक है, तो हालांकि इसमें एज लगाया गया है या फिर लाइक लगा दें या सो लगा दें या देन लगा दें, तो ये वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं जिससे आप पहचान करते हैं कि ये सिमिली है कि नहीं। लेकिन दो लाइक चीजों के बीच में कंपैरिजन जब हो रहा है तब वो सिमिली नहीं है। जब दो अनलाइक चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा तब वो सिमिली होगी। जैसे व्हेन ए इज बीइंग कंपेयर्ड विद बी, जैसे शुभम इज एज हार्ड वर्किंग एज कुछ और बताया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप और आपके पापा तो ऑलमोस्ट सेम है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ए का कंपैरिजन जब ए से हो रहा है तो वो सिंपल कंपैरिजन कहलाएगा, कोई फिगरेटिव या लिटरेरी डिवाइस नहीं कहलाएगी, इसलिए वो वहां पे सिमिली नहीं होगी। और ऑक्सीमोरॉन जो होता है आपका एक पैराडॉक्सिकल जो स्टेटमेंट है, एक इसमें हम आप उसको डिफाइन भी कर देते हैं। 1 मिनट, मैंने अभी निकाला था। ये देखिए है ना, ये एक तरीके का आपका एंटीथेसिस यानी कि जो एक स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन होगा, यानी दो विरोधाभास, मतलब कहने का मतलब टू आइडियाज व्हेन दे आर जक्सटापोज टुगेदर। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहें जैसे आप एक पोयम पढ़ेंगे आगे चल के विलियम वर्ड्सवर्थ की, जहां पे आप कह रहे हैं सॉर्डिड बून, तो जब आप वरदान को कह रहे हैं तो वरदान सॉलिड कैसे हो सकता है, ठीक है। या फिर जब कह रहे हैं हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड,
ठीक है, तो जब आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को एक साथ पुटअप करते हैं तो वो ऑक्सीमोरॉनिक यूज होता है। और एंटीथीसिस होता है, उसका स्पेशल फॉर्म है एंटीथीसिस का। और ये फिगर ऑफ स्पीच जब आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स को जक्सटापोज करते हैं एक ही सेंटेंस में, है ना। जैसे जब आप कहते हैं वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून, तो अ सॉर्डेड बून नहीं हो सकता। हाँ, जैसे आप कहते हैं ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, तो ये नहीं हो सकता है। सो दैट इज ऑक्सीमोरॉन। ओके, और सिमिली आप जानते हैं। सो हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? ये समझ में आया आपको शुभम? हाँ ठीक है। और आयरनी आप जानते हैं कि आयरनी क्या होता है कि उसमें आप जब अलग अलग मीनिंग उसकी होती हैं, क्या कहते हैं आप, कहते हैं आयरॉनिकल। आयरनी है कहने का मतलब उसके जो लिटरल मीनिंग होगी कुछ और होगी, और जो उसकी लिटरेरी यानी उसमें दो सरफेस मीनिंग है और उसके अंडर बिलो द सरफेस मीनिंग भी होती है, यानी लिटरेरी जो उसका साहित्यिक पक्ष है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कह रहे हैं, है ना, तो आयरनी भी कई तरीके की होती हैं। वर्बल आयरनी होती है, कॉस्मिक आयरनी होती है, दे आर वेरियस काइंड्स ऑफ आयरनी। तो वो एक फर्क यूज होता है। इसी तरीके से देखिए ये सारे टूल्स हैं, अगर आप इन सारे टूल्स पे थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको हमेशा अपना लिटरेचर बहुत अच्छा और बहुत बेहतर समझ में आएगा। जिस भी स्टूडेंट को कॉन्सेप्चुअल, देखो है ये लिटरेचर, लेकिन जब आपको ये सब चीजें आती है ना, तब आप बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे जब आप वोकैबुलरी, जब आपका थोड़ा सा आप एनरिच करेंगे, जब आप जो ग्रामर की जो नाइसिटीज हैं, जो उसके नुआंसेस हैं, जब उसको थोड़ा सा रिविजिट करेंगे, या जिस भी जगह पे आपको लगता है कि अटेंशन की जरूरत है, उस चीज को आप जब छोड़ नहीं देते हैं और उसको टैकल करते हैं, यानी आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं, बुक से देखें, टीचर से देखें, जहां से भी आप देख सकते हैं, तो ये आपका एक्सप्लोरेशन होता है। जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपके अंदर एक फर्क तरीके का एनरिचमेंट होता है, जैसे कि एक और का एनरिचमेंट होता है थ्रू द प्रोसेस, द केमिकल प्रोसेस, है ना। ये चीजें हैं। तो आई थिंक आज के लिए ये ठीक है। और एलईजी एलईजी सिंपल है, एलईजी में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जब डिटेल करेंगे तो मुझे ये देखना है कि अगर सर के पास में था तब तो सर ने किया ही होगा या करेंगे। हम्म। क्लासिकल ईरा में जो था, क्लासिकल ईरा में कोई भी पोयम जब वो एलिजियाक मीटर में लिखी जाती थी उसको एलिजी बोलते थे, एक पहला मतलब ये होता था। लेकिन जब 17th सेंचुरी में आए तो ये जो टर्म था, इट हैज कम टू रेफर टू रिफ्लेक्टिव पोएम्स, यानी वो सारी पोएम जिसमें आप रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट किस चीज पे करते हैं? मॉर्निंग के ऊपर, यानी मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग, शोकाकुल जब आप होते हैं, तो जब किसी इंडिविजुअल के ऊपर जो है उसके मॉर्निंग पे रिफ्लेक्ट करते हैं, या उसके ट्रैजिक इवेंट को लैमेंट करते हैं, यानी जो सॉरो है, जो ग्रीफ है, उसको जब आप लैमेंट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये एक एलिजी होती है। तो दूसरा मतलब ये रहा। पहला क्या मतलब था कि कोई भी चीज अगर एलिजियाक मीटर में है तो वो एलिजी कहलाती थी। लेकिन 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो सारी रिफ्लेक्टिव पोएम्स जिसमें आप मॉर्निंग की ऑफ एन इंडिविजुअल की बात करें या लैमेंटेशन की बात करें कोई एक पर्टिकुलर ट्रैजिक इवेंट के बारे में, तो वो एलिजी कहलाई। ठीक है, और तीसरा क्या है, और एलिजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टाइप है पैस्टोरल एलिजी। ठीक है, एक ये आपका सब पॉइंट है। बाकी पढ़ने को मालूम क्या, अगर एलिजी पढ़ाएंगे तो लगभग उसी पोएम के बराबर का एक्सप्लेनेशन है, या उतनी सारी बातें उसके अंदर आती हैं, या कोई भी टॉपिक जब आप करते हैं एंटायरिटी में तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। और एलिजियाक मीटर जब मैंने कहा तो उसका मतलब ये था, एक डैक्टिलिक हेक्सामीटर होता था विच वाज फॉलोड बाय अ पेंटामीटर। अब आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, अब इसको बताने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। एपिटैफ में पूछ रहा था, एपिटैफ क्या होता है? जैसे जब आप ग्रेवयार्ड विजिट करें या Lines which are हाँ हाँ lines which are written on the grave as an हाँ inscription.
हाँ, तो जो ग्रेव ग्रेव है, जो टोम्बस्टोन है, उसके ऊपर जो कुछ खास लिखा जाता है, जैसे आपने देखा ना कि डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ, वो लिखा रहेगा, उसके बाद में नीचे कुछ उसके बारे में कुछ लाइंस लिखी रहेंगी। तो ये जो होता है दैट इज एपिटैफ, है ना, ये एपिटैफ कहलाता है। तो क्योंकि डेथ की बात है और इसकी बात है, तो भैया ग्रेवयार्ड की भी बात होगी, और एपिटैफ आपको जानना चाहिए कि भैया जो ग्रेव के ऊपर, कब्र के ऊपर, और उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन होता है, जो कुछ आप लिखते हैं उस व्यक्ति के बारे में, तो वो है। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है डर्ज। डर्ज बेसिकली जो फ्यूनरल सॉन्ग्स होते हैं, DIRGE, तो ये सब मिलते जुलते शब्द हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको वर्ड्स फॉर्म में जो ग्रीफ एक्सप्रेस करता है, एंड ये यूजुअली सिंग किए जाते हैं, है ना, और ये लेस फॉर्मल होते हैं इन नेचर, वेयर एज एलिजी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है। फिर उसके बाद देखिए पैस्टोरल एलिजी की बात आती है, तो उसके अपने खुद के कन्वेंशंस हैं, और उसमें एक तरीके का पहले क्या होता है, इन्वोकेशन होता है। जैसे आप रिलीजियस सीरियल्स देखते थे, उसमें क्या होता था, भगवान जी प्रकट हो तो आप इन्वोक करते थे, है ना, तो इन्वोकेशन इसमें होता है। उसके बाद में अपने कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग ये भी आगे रहता है। तो दैट इज टू डू विद एन एलिजी। तो एलिजी से जुड़े हुए शब्द आपने देखा, जैसे एपिटैफ समझिए, डर्ज समझिए, है ना, पैस्टोरल एलिजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टाइप है एलिजी का, वो भी जानिए। तो ये सब चीजें हैं, बाकी समय रहेगा तो डिटेल में भी कर लेंगे, लेकिन बेसिकली आपको एलिजी मैंने बता दिया। ठीक है, हिमांशु, शुभम एंड एवरीवन, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। दैट्स ऑल फॉर, लेट्स कॉल इट अ डे। उसके बाद कल हम आपसे मिलते हैं, फिर शुरू करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपके लिए, ठीक है। ओके, यू मे एग्जिट नाउ। थैंक यू। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो चार्ट है उसे आप लर्न कर लीजिए, आपके यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर भी दिया हुआ है, उसके बाद में सब जगह है, आप इसको सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है।